हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में 7 फरवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। ओके, विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाता है, तो एक बार चेकआउट कीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे 7 फरवरी के करंट अफेयर में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। वैसे ज्यादा इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेले नहीं हैं, पर फिर भी रिटायरमेंट से क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये इंडियन प्लेयर है रिद्धिमान साहा। हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। आप यहां पर इमेज देखिए रिद्धिमान साहा की। डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा खेला है इन्होंने अपने करियर में। इवन जो आखिरी मैच था ना, वो भी बंगाल की ओर से पंजाब के खिलाफ इन्होंने रणजी ट्रॉफी 2024-25 में खेला है। और अब इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस किया है। वेस्ट बंगाल से आते हैं रिद्धिमान साहा। सबसे पहली बार इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू किया था 2007 में, और 2010 में इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया था। इंडिया की ओर से 5 वनडे खेले हैं। मैंने शुरुआत में बोला था ज्यादा मैच इन्होंने खेले नहीं। 5 वनडे खेले हैं और 40 टेस्ट मैच खेले हैं रिद्धिमान साहा ने इंडिया की तरफ से। अब 40 साल की उम्र में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ऐसा कोई बड़ा अवार्ड इनके नाम नहीं है, इसलिए केवल आप प्लेयर याद रखो, क्रिकेटर हैं तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हर साल महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, कब मनाया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है हर साल 6 फरवरी को। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये डे क्या है, किसके खिलाफ मनाया जा रहा है या किसके प्रति जागरूकता के लिए मनाया जा रहा है? तो देखिए, जो फीमेल जेनिटल है उसमें किसी भी प्रकार से अचिकित्सकीय चेंज करना या उससे घायल करना, मतलब नीड नहीं है, हेल्थ बिल्कुल ओके है किसी भी फीमेल की, और उसके बाद भी फीमेल जेनिटल में किसी भी प्रकार का चेंज करना, उसे घायल करना, इसके खिलाफ पूरे वर्ल्ड को जागरूक करना, इसलिए यह डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर वीमेन जेनिटल म्यूटिलेशन के रूप में। कब मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है 6 फरवरी को। देखिए, एक सामाजिक या सांस्कृतिक प्रथा है। अगर हम यहां पर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की बात करें तो अफ्रीका के काफी सारे देशों में संस्कृति और समाज से इस प्रथा को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, फीमेल जो जेनिटल है किसी प्रकार का चेंज करना, वो किसी भी आधार पर किया जाए, ये कहीं ना कहीं फीमेल की अस्मिता पर प्रहार है। ओके, एक सीरियस वायलेशन है ह्यूमन राइट का। इसीलिए महिलाएं और बच्चियां बहुत ज्यादा मेंटली इफेक्ट करता है, फिजिकली इफेक्ट करता है, सोशल इफेक्ट झेलना पड़ता है महिलाओं को इस प्रथा के कारण। काफी सारे देशों में इवन जो माइग्रेंट्स है, इसके कारण अब यूरोपीय देशों में भी काफी जगह यह प्रथा देखने को मिल रही है। तो पूरे वर्ल्ड को इसके प्रति अवेयर करना कि भाई इसको बंद किया जाना चाहिए। 6 फरवरी को हर साल महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन ने 2012 में इसकी घोषणा की थी और 6 फरवरी को यह तब से मनाया जा रहा है। लक्ष्य रखा गया है जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, और इवन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से उसमें भी इसे शामिल किया गया है गोल नंबर 5 में। यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य है कि भैया 2030 तक इस प्रथा को पूरे वर्ल्ड से खत्म किया जा सके। 2025 की थीम की बात करते हैं तो 6 फरवरी को 2025 में स्टेप अप द पेस इस डे की थीम है, और 2024 में हर वॉइस हर फ्यूचर।
इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर वीमेन जेनिटल म्यूटिलेशन की थीम थी। तो 2024 और 2025 दोनों की थीम यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दी। ओके, डे कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए देखिए, सामान्य हिंदी काफी स्टेट की एग्जाम में, वनडे एग्जाम में और इवन मेंस में, पीएससी मेंस में काफी स्टेट में पूछी जाती है। तो आप अगर हिंदी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स है आपके लिए, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर यहां पर अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ हर टॉपिक का आपको क्लास नोट्स मिल जाता है। बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ पूरी हिंदी यहां पर आपको समझ में आएगी। आप सिविल सर्विसेज के लिए भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और वनडे एग्जाम वाले भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। काफी नॉमिनल चार्जेस में ये आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट आए, कोई भी हर्डल आए तो हेल्पलाइन नंबर रोज देता हूं मैं आपको, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो सामान्य हिंदी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और डायरेक्ट अवेल कीजिए। चलिए, हाल ही में चर्चित चांग E7 मिशन किस देश का है? नाम से बस दो देशों में ही कंफ्यूज होगा, चीन और जापान। तो बता देता हूं, चांग E7 मिशन, इसकी बात करें तो चाइना का मिशन। इस मिशन के माध्यम से चाइना साउथ पोल, चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर पानी या बर्फ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो चाइना का मिशन है चांग E7 मिशन। अभी यह लॉन्च नहीं किया गया, इसका केवल ड्राफ्ट लॉन्च किया गया है। जो प्लान है ना इस मिशन का, अभी तक चाइना ने केवल उसे लॉन्च किया है। चाइना चाहता है कि जो चांद है उसके दक्षिणी ध्रुव पर जाकर, साउथ पोल पर जाकर वाटर रिसोर्सेस की खोज की जा सके। एक चाइना ने 2030 तक एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि भैया मून पर एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा सके। अब रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए जरूरी है कि चंद्रमा पर ही जो रिसोर्सेस हैं उनका अधिक से अधिक यूज किया जा सके। पृथ्वी से बार बार भेजना है ना, कोई ना तो समझदारी, और बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। तो चाइना ये कोशिश कर रहा है कि भैया जो चंद्रमा पर रिसोर्सेस है उन्हीं का यूज किया जाए। तो इसके लिए चंद्रमा ने क्या किया, एक फ्लाइंग रोबोट को शामिल किया है चांग E7 मिशन के तहत। यह रोबोट कूद सकता है, चल सकता है, भाग सकता है, उड़ सकता है कहीं कहीं परिस्थितियों में। तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भैया चंद्रमा के कठिन हिस्से पर भी, ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी दूसरे चंद्रयान होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वहां पर भी ये रोबोट अच्छी तरीके से वर्क कर सके। इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। तो ये मिशन है चांग E7 मिशन। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया चंद्रमा पर अगर पानी मिल जाता है तो फायदा क्या है? देखिए, अगर बर्फ या जल मिलता है ना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालकर फ्यूल तैयार किया जा सकता है। और उसके माध्यम से जो रिसर्च सेंटर चंद्रमा पर स्थापित किया जाएगा वहां पर फ्यूल के रूप में इनका यूज किया जा सकता है, किसी भी जो अंतरिक्ष यान है उसमें, ठीक है, जो कि चंद्रमा पर भेजा जा रहा है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ और पानी की खोज करेगा चांग E7 मिशन, चाइना का मिशन है। वैसे आपको पता है, इंडिया मून के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला वर्ल्ड का एक पहला देश बना है पूरे वर्ल्ड में जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की, है ना। हमने चंद्रयान 3 मिशन को भेजा था 14 जुलाई 2023 को। GSLV Mark 3 के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। उसमें दो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट थे हमारे पास, एक था लैंडर जिसको हमने नाम दिया था विक्रम, और एक रोवर था जिसको नाम दिया प्रज्ञान। लैंडर का काम था कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो कि इसने कर ली, और रोवर का काम था कि चंद्रमा की सतह पर घूमकर जो रिसर्च करना, उसके काम करना चारों ओर घूमकर। चंद्रयान 3 का टोटल वजन था 3900 किलोग्राम। टोटल बजट की कॉस्ट थी 615 करोड़ रुपए। लैंडिंग स्थल जहां पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग की है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो इंडिया ने इस लैंडिंग स्थल को नाम दिया है शिव शक्ति। 14 जुलाई को 2023 में लॉन्च किया गया और अगस्त 23 को 2023 में यह पहुंचा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ओके,
तो भारत दुनिया का ऐसा करने वाला चौथा देश था जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग की और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश था। आगे आएंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल फ्री घोषित किया गया है? तो भारत का ऐसा राज्य जिसे आधिकारिक रूप से नक्सलाइट फ्री घोषित किया गया, यह है भारत का कर्नाटका स्टेट। नक्सलाइट में जो स्टूडेंट होते हैं ना काफी कंफ्यूज होते हैं। नक्सलाइट, अलगाववाद और आतंकवाद, है ना, ये तीन जो टर्म है ना ये काफी कंफ्यूज करती है कि ये क्या है। देखो आतंकवाद का सीधा सीधा अगर हम देखें तो आतंकवाद का कोई मकसद नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, उनको बस लोगों को मारना है किसी ब्रेन वॉश के कारण। आप ऐसा समझ लीजिए ब्रेन वॉश के कारण, या फिर उद्देश्य है ही नहीं उनका। आतंकवाद क्यों फैला रहे अगर उनसे पूछा जाए तो उनका कोई उद्देश्य नहीं। ओके, सेकेंड, तो आतंकवाद तो बिल्कुल अलग ही रख लो, है ना, किसी देश से इसका लेना देना नहीं है, आतंकवाद को हम अलग रखते हैं। सेकेंड, हमारे पास जो टर्म हमको देखने को मिलता है वो है अलगाववाद। जैसे आपने सुना होगा कश्मीर में अलगाववाद, या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में हमको देखने को मिलता है। तो अलगाववाद की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो जो कि भारत से किसी क्षेत्र को अलग करने की फिराक में, अलगाव, सेकेंड वर्ड मिला, ठीक है, अलग देश बनाना चाहते हैं भारत से किसी क्षेत्र को अलग करके, यह अलगाववाद है ना। आतंकवाद और अलगाववाद में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर एक उद्देश्य के हिसाब से देखें तो डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन दोनों ही देश विरोधी, आतंकवाद भी देश विरोधी और यहां पर अलगाववाद भी देश विरोधी। तीसरा हमारे पास आता है नक्सलवाद। नक्सलवाद की बात करते हैं तो ये सरकार के खिलाफ कभी हथियार उठाने वाले लोग हैं, लेकिन यहां पर वॉयलेंस जो है वो कहीं ना कहीं देश विरोधी होता है। वॉयलेंस कोई भी हो भाई, किसी की हत्या करना भी देश विरोधी ही है अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो। वो चाहते हैं कि हम आपकी सरकार को नहीं मानेंगे, हम हमारा कानून चलाएंगे, हम अपनी स्थानीय सरकार चलाएंगे, पैरेलल गवर्नमेंट हम रन करेंगे, हमारा शासन चलेगा। और मतलब इनके माइंड में ये है कि भाई गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है और अमीरों के साथ सरकारें भी साथ है और गरीबों के साथ अत्याचार होता जा रहा है। तो ये इस कॉन्सेप्ट के आधार पर नक्सलाइट या नक्सलवाद हमको देखने को मिलता है। तो ये तीन अवधारणाएं, आई होप मैं आपको समझा पाया हूंगा कि तीनों में देखिए देश विरोधी गतिविधियां, जहां आपने हथियार उठा लिया देश के खिलाफ, वो देश विरोधी गतिविधि है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो कर्नाटका को हाल ही में आधिकारिक रूप से नक्सल फ्री घोषित किया गया। घोषणा कर्नाटका के आखिरी नक्सल कोट होंडा रविंद्र ने जब सरेंडर किया तो उसके बाद और कोई बचा नहीं है कर्नाटक में। तो ये अब नक्सलाइट फ्री है इंडिया से, जहां पर नक्सलवाद था और अब नक्सलाइट फ्री है, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट ने भी काफी सारी स्कीम्स चला रखी है, जैसे नक्सलाइट रिहेब प्लान के तहत 7.5 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है जो अपने हथियार डाल के सरेंडर कर देता है, जैसे इन्होंने किया होगा। 5,000 रुपए की मासिक स्टाइपेंड दिया जाता है और स्किल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि वो जो हथियार डाल के मतलब अपन सरेंडर कर रहा है तो फिर उसके आगे विकास के लिए उसके लिए गवर्नमेंट भी सहायता करती है ताकि वो मुख्य धारा में लौट कर आए। तो नक्सलाइट मैंने आपको समझा दिया भाई, 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से ये शुरू हुआ था। ओके, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है नक्सलाइट। जो इसमें शामिल होते हैं उन लोगों का नाम है नक्सलाइट। वैसे इनका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो अलग था, सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करना, लेकिन वॉयलेंस जहां पर आ जाता है वो देश विरोधी है, ठीक है। भारत के कई राज्यों में सक्रिय देखने को मिलता है नक्सलाइट, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, एमपी में भी बालाघाट क्षेत्र में देखने को मिलता है क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार सबसे ज्यादा नक्सलाइट प्रभावित राज्य हैं। केंद्र सरकार ने 2026 तक देश को नक्सलाइट मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, नक्सलाइट को खत्म करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने 2026 तक। हाल ही में भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस को लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। अच्छा, कैंसर जीनोम डेटाबेस, सर ये क्या है? जो कैंसर पेशेंट है ना उनका डीएनए है ना, जो जेनेटिक जीनोम, कैंसर पे जितने भी पेशेंट होते हैं
उनका डेटाबेस है ये जीनोम डेटाबेस। इससे होगा क्या, देखिए अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज का कैंसर जीनोम डेटाबेस है ना, उसका यूज कर रहे हैं इंडिया की कैंसर की बीमारी को खत्म करने के लिए। पर आप समझिए कि पश्चिमी देश, यूरोपीय देश, उनका कल्चर अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है। वहां पर कैंसर अलग कारण से, हमारे यहां पर कैंसर अलग कारण से। ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं और हमारे यहां पर भी इतनी विविधता है। उत्तर में ठंडा क्षेत्र हिमालय, दक्षिण में गर्म है, पूर्व में जाए तो भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, वर्ल्ड का इवन सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मौसिमराम मेघालय, पश्चिम में जाए तो रेगिस्तान राजस्थान का, है ना। तो बहुत ज्यादा हमें विविधता देखने को मिलती है इंडिया में, खान पान में, कल्चर में। अब भाई हर क्षेत्र में कैंसर क्या किसी भी डिसीज के कारण अलग हो सकते हैं। अब हम कैंसर का इलाज करने के लिए यूरोप के डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, जीनोम डेटाबेस को। तो हमको चाहिए कि हम अपना डेटाबेस बनाएं, हमारे जो कैंसर पेशेंट है हम उनके जेनेटिक्स को रिसर्च करें कि भाई क्या कारण है, राजस्थान में या तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में क्या कारण है जिसके कारण भाई कैसी जीनोम सीक्वेंसिंग है लोगों की, है ना, कैसा उनका जेनेटिक्स है, कैसा उनका डीएनए, ताकि उस पर रिसर्च करके हम इन फ्यूचर अपने यहां कैंसर से लड़ने के लिए कोई मेडिसिन बना सके। अभी तक तो है नहीं। इनिशियल स्टेज पर हम कैसे कैंसर को डिटेक्ट करेंगे ये भी हमको नहीं पता, है ना, होता ही नहीं है। तीसरी चौथी स्टेज तक पहुंच जाता है, बहुत मुश्किल है रिकवरी। तो इसीलिए जरूरी है कि भाई कैंसर जीनोम डेटाबेस को तैयार किया जा सके, कैंसर पेशेंट के डेटा को, डीएनए को, जीन्स को रिजर्व किया जा सके और उन पर रिसर्च की जाए। तो ये डेटाबेस किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया, आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है। इसे नाम दिया है भारत कैंसर जीनोम एटलस, ठीक है। हाल ही में इसको लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने, ताकि भाई भारत में कैंसर को समझा जा सके, एनालिसिस किया जा सके, रिसर्च की जा सके और मेडिसिन को तैयार किया जा सके। यह डेटाबेस भारत के कैंसर पेशेंट की डिटेल्ड जेनेटिक्स वेरिएशन को ट्रैक करेगा, क्लासिफिकेशन में मदद करेगा। अभी तक 480 ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट है उन्हीं का डेटा लिया गया है, लेकिन ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, अलग अलग रिसर्चर्स आगे भी डेटा को इसमें जोड़ सकते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा कैंसर डेटाबेस है, ठीक है। तो भारत कैंसर जीनोम एटलस भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस, आईआईटी मद्रास ने इसे लॉन्च किया है, ताकि भारत में जो जेनेटिक्स का पैटर्न है समझा जा सके, क्रैक किया जा सके, मेडिसिन बनाई जा सके, उपचार किया जा सके। बहुत सारे काम हो गए इन फ्यूचर अगर कैंसर पेशेंट के डेटा या जीनोम को कहीं पर भी सेव किया जाता है और उन पर रिसर्च की जाती है। तो भारत में कैंसर की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि भैया 9 में से 1 व्यक्ति कैंसर का शिकार होने की उसकी संभावना है उसके जीवन काल में। 2022 के बाद कैंसर के मामले में ऑलमोस्ट 13% का जंप आया है इंडिया में। तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कैंसर जीनोम डेटाबेस। आईआईटी मद्रास ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने। अच्छा, 3D प्रिंटिंग मशीन समझते हैं क्या होता है? जैसे देखिए 3D घर बनाना, तो क्या होता है, एक वर्कशॉप में एक मशीन होती है, वो पर्टिकुलर पार्ट बना लेती है घर के, दीवार हो गए है ना, दीवार के स्ट्रक्चर हो गए ईंट और सीमेंट से, तो 3D मशीन बना लेती, उन सभी को एक जगह पर ले जाकर वहां पर असेंबल करके वो घर तैयार किया जाता है। हमारे यहां पर घर कैसे बनते हैं? कोई जो वर्कर हैं वो आते हैं, है ना, खुदाई करते हैं, फिर ईंट और सीमेंट को जोड़ते जाते हैं और घर का निर्माण करते हैं जहां पर हमको घर चाहिए वहां पर। अब ये जो 3D प्रिंटिंग मशीन है ना, यहां पर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक मशीन वर्कशॉप में दीवारें तैयार कर रही है और उन दीवारों को ले जाकर असेंबल कर दिया जाता है जहां पर घर बनाना है, फटाफट लगाया और तैयार। अब यहां पर ये मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन है भारत की सबसे बड़ी, जिसे
किसके द्वारा लॉन्च किया गया या बनाया गया या विकसित किया गया? तो डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने। ये है। अच्छा, फायदा क्या होगा? जो हम डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट बना रहे हैं, स्पेशली रॉकेट या फिर डिफेंस सेक्टर के जो अलग अलग हमको प्रोडक्ट बनाने हैं, उनके कंपोनेंट्स का निर्माण किया जा सकता है इस 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से। 1 मीटर ऊंचे कंपोनेंट को बना सकती है ये मेटल फॉर्म में। तो भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने मिलकर इसे बनाया है। ठीक है, आंसर मिल गया हमको, समझ में आ गया कि मशीन क्या है। डीआरडीओ की यहां पर कैजुअली बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत में रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख संस्थान है। 1958 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 52 लेबोरेटरी काम करती है डीआरडीओ के अंडर में, और समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन के पद पर हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी किस शहर में स्थापित की गई है? भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, इसको स्थापित किया गया है फरीदाबाद में। आंसर बी। देखिए है क्या, एक स्तनधारी जीव होता है जो कि हमें नेवले के जैसा दिखाई देता है। अगर आप फेस वगैरह देखोगे ना, चूहे के जैसा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो नेवला है। नेवले के जैसा ये एक जीव है स्तनधारी, फेरेट रिसर्च फेरेट नाम का। अब इसकी जो श्वसन प्रणाली है ना, वो मानव जैसी है। तो अगर हमको कोई भी मेडिसिन का टेस्ट करना है, वैक्सीन का टेस्ट करना है ना, पेंडेमिक में हमको कोरोना का टेस्ट करना है, अब डायरेक्ट इंसान पे तो कर नहीं पाएंगे, तो ऐसा कोई जीव चाहिए जिसका श्वसन तंत्र हमारे जैसा, मानव जैसा। तो यह है फेरेट। तो फेरेट रिसर्च फैसिलिटी स्थापित की गई है कहां पर? फरीदाबाद। अब जैसे कोविड की वैक्सीन तैयार कर ली, अब टेस्ट करना है तो इस पे कर लेंगे। ठीक है, सक्सेस हो जाता है तो फिर इंसानों पे किया जा सकता है। तो यह है फेरेट। आप यहां पर इनका चेहरा देखेंगे तो ये चूहे जैसे ही दिख रहे हैं, नेवला वगैरह जो रहता है वैसा। तो हाल ही में भारत में वैक्सीन रिसर्च और पेंडेमिक से निपटने की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए, भाई वैक्सीन डेवलप करना है, रिसर्च करना है, पेंडेमिक से बचना है, तो इसके लिए ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसने हाल ही में फरीदाबाद में देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है? वैक्सीन डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स करना है किसी भी वैक्सीन का, और जो इन्फेक्शनल डिसीज होती है उन पर रिसर्च करना, तो वो फेरेट के माध्यम से किया जाएगा। तो फेरेट रिसर्च फैसिलिटी फरीदाबाद में। ठीक है, बता चुका हूं मैं फेरेट क्या है और कैसे काम करेगा, ये भी आपको पता चल गया। हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया? विजय दुर्ग, ये नाम महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज के किले के नाम पर है, विजय दुर्ग। तो ये नाम रखा गया है फोर्ट विलियम दुर्ग का। अच्छा, फोर्ट विलियम दुर्ग का है कोलकाता में, यह है फोर्ट विलियम दुर्ग। अब इसका अंग्रेजों के शासनकाल में निर्माण हुआ था और नाम जो है वो भी अंग्रेजों के शासनकाल में पड़ा है। देखिए हिस्ट्री देखें, 1781 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यह बनाया गया था, और इंग्लैंड के उस वक्त के जो राजा थे विलियम थर्ड, इनके नाम पर नाम रखा गया था फोर्ट विलियम का। कोलकाता में अभी ये जो प्लेस है ना, ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर के रूप में सेना में यूज किया जाता है, फोर्ट विलियम। अब इसका नाम बदला गया है विजय दुर्ग के नाम से। ब्रिटिश शासनकाल में जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे तब एक सैन्य अड्डे के रूप में अंग्रेज इसका यूज करते थे, और जब भारत आजाद हो गया तो इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड का यह हेडक्वार्टर बना, फोर्ट विलियम कोलकाता। अब इसका नाम बदला गया, विजय दुर्ग रखा गया। महाराष्ट्र के विजय दुर्ग फोर्ट से इंस्पायर होकर यह नाम दिया गया है। विजय दुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र में मराठाओं का एक सैन्य अड्डा था, नौसैन्य अड्डे के रूप में यूज किया जाता था, ताकि भारत में जो मराठा साम्राज्य में मेरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसको बनाए रखा जा सके, है ना, समुद्र किनारे रक्षा की जा सके, इस उद्देश्य से यूज किया जाता था। तो विजय दुर्ग के नाम पर ही, या विजय दुर्ग फोर्ट के नाम पर भी, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया? विजय दुर्ग। वर्तमान में ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का।
हाल ही में 38th नेशनल गेम्स में किस राज्य ने कबड्डी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया? अच्छा, 38वें नेशनल गेम्स आयोजन कहां हो रहा है? यह हो रहा है उत्तराखंड राज्य में, है ना। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड राज्य में आयोजित किए जा रहे हैं। लास्ट ईयर 37th जो आखिरी हुआ था 37th नेशनल गेम्स गोवा में आयोजित किए गए थे, और अब 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं। यहां पर कबड्डी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है उत्तर प्रदेश की कबड्डी टीम ने, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, हराया किसको? तो मेंस कबड्डी टीम उत्तर प्रदेश की, इसने चंडीगढ़ टीम को हराकर यह गोल्ड मेडल अपने नाम किए। उत्तराखंड में 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक ये आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद फिर हम मेडल टेली वगैरह देखेंगे, लेकिन यहां पर कबड्डी का मैच हो चुके हैं। गोल्ड मेडल उत्तर प्रदेश जीत गया और रनर अप रहा चंडीगढ़ की कबड्डी टीम। 38 नेशनल गेम्स का मैस्कोट मोनाल है, जो कि उत्तराखंड का एक राज्य पक्षी है, और एक एंथम भी लॉन्च किया गया था 38 नेशनल गेम्स के लिए, संकल्प से शिखर तक। अभी कबड्डी में गोल्ड किसने जीता? उत्तर प्रदेश की कबड्डी टीम ने। हराया किसको? चंडीगढ़ की टीम को। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाटरशेड यात्रा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वाटरशेड यात्रा को लॉन्च किया है भारत के जो कृषि या एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे, कौन है? शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा। पूर्व में एमपी के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और अभी ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। तो इन्होंने क्या किया? कैंपेन लॉन्च किया, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। इसके तहत वाटरशेड डेवलपमेंट को भारत में बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा की शुरुआत की है किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। इससे क्या होगा? इसके तहत देखिए, जो 805 प्रोजेक्ट में लगभग 60 से 90 दिन तक एक वैन चलाई जाएगी, सारे जहां जहां प्रोजेक्ट है वाटरशेड प्रोजेक्ट। 26 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज की 6673 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा, और वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए उन्हें अवेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2.0 स्कीम है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो मृदा है या फिर वाटर कंजर्वेशन है, उसके महत्व को पब्लिक तक पहुंचाया जा सके, पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाया जा सके, और वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए सामुदायिक जो उन्नति है या समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। यहां पर देखिए 2.0 स्कीम के बारे में आपको पता चला, लेकिन पहले आपको समझना चाहिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। कृषि सिंचाई तक पहुंच बढ़ाने के लिए वाटर सोर्सेस का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, उनका मैनेजमेंट करना, ताकि एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके। यह उद्देश्य था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। 2015-16 में इसे केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे चलकर 15 दिसंबर 2021 को इसका सेकेंड चरण लाया गया, जिसको नाम दिया गया WDC, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। यह दूसरा चरण हो गया। पहला चरण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16, इसमें ऐड किया गया इसी योजना में वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट 2.0, और इसे लॉन्च किया गया 15 दिसंबर 2021 को। 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए इसे लॉन्च किया गया था। इस 2.0 का उद्देश्य था कि जो कैचमेंट एरियाज है वहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके, और जल संसाधनों को कंजर्व किया जा सके, उनका मैनेजमेंट किया जा सके, और लोगों को इसके प्रति अवेयर किया जा सके। ऑलमोस्ट 39.5 लाख हेक्टेयर भूमि को यहां पर कवर करने का लक्ष्य रखा गया था 2.0 स्कीम में, और अब इसी के तहत एक यात्रा शुरू की गई है, जिसे शुरू किया है भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और इसे नाम दिया गया है वाटरशेड यात्रा। ठीक है, तो यहां पर हमारे 7 फरवरी के हमने सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। एमसीक्यू फॉर्म में हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक को डोंगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? कौन है?
चमन अरोड़ा, है ना, स्वर्गीय चमन अरोड़ा। हाल ही में कौन सा देश पहला देश बना है देश का जिसने एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को अपराध घोषित किया है? यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर किस राज्य में मंजूर किया गया? कहां पर है? मध्य प्रदेश के रीवा में। ट्रोपेक्स सैन्य अभ्यास, कौन कौन सी भारतीय सेना इसमें भाग लेती है? तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और जो कोस्ट गार्ड है इंडिया का वो। वर्ष 2025 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक कब आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा कब से कब तक? 2 से 8 फरवरी तक। हाल ही में चर्चा में रहा स्पेयर एक्स क्या है? तो अगर इसकी बात करें तो एक नासा का अगला बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। आंसर बी, स्पेयर एक्स। हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किस स्थान को घोषित किया है? तो यह है गुनेरी गांव का इनलैंड मैंग्रोव। हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो यह है साउथ अफ्रीका की शेगो गेलॉय। हाल ही में 33 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है टेनिस से, टेनिस प्लेयर है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी भारत के महाराष्ट्र राज्य में। आंसर बी। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए लास्ट डे के करंट अफेयर के। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? रेबिस का पहला टीका किसने विकसित किया था? तो यह है लुई पाश्चर। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी है? तो यह मीरा कुमार ने लिखी है। एक्स लोकसभा स्पीकर है, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर है। विरूपाक्ष मंदिर किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर देखने को मिलेगा कर्नाटका के हम्पी विश्व धरोहर स्थल में। तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, 1850 में किस संधि के तहत कश्मीर को जम्मू कश्मीर के डोगरा राजवंश को बेच दिया गया था? सेकेंड, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? और थर्ड, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, चेकआउट कीजिए। और ऑफर ऑफ द डे में हिंदी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, क्लिक करके आप अवेल कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।